सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपादान कारक के विषय में। अपादान कारक को हम पंचमी विभक्ति के नाम से जानते हैं, यानी कि इसमें पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। दोस्तों, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति के विषय में हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं और कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो चलिए हम अपादान कारक के विषय में पढ़ेंगे आज। यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, जिस वस्तु से किसी का अलग होना पाया जाता है उसमें अपादान कारक होता है। बहुत ही इजी है। जहां भी कोई वस्तु अलग दिख रही है, किसी से अलग हो रही है, जहां भी कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है वहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। जैसे कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसी तरीके से बालक घोड़े से गिरता है। जहां पर भी अलग होने का बोध होगा वहां पर अपादान कारक होगा। जैसे कि छत से बिल्ली कूदी, मैंने ये एग्जांपल आप लोग को बहुत बार बताया है। तो छत से बिल्ली क्या हो रही है? अलग होने का यहाँ पर बोध हो रहा है। तो इस तरीके से जहां पर भी अलग होने का बोध होता है दो वस्तुओं के या दो व्यक्तियों के, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे कि श्याम इलाहाबाद से कानपुर जा रहा है, तो इलाहाबाद से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ना। तो इस तरीके से जहां पर भी अलग होने का बोध होगा वहां पर अपादान कारक होगा, जिसमें पंचमी विभक्ति होगी। अब देखिए यहाँ पर जो सूत्र है, इसका पहला सूत्र है वो है वृतार्था नाम भय हेतु, यानी कि जिससे डरा जाता है या रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि शिशु सिंहात विभेति, यानी कि शिशु शेर से डरता है। जहां पर डरने का भाव होगा, रक्षा का भाव होगा, वहां पर भी पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक होगा। दुष्टात कस्य भयम न जागते, दुष्ट से किसको भय नहीं होता है। इसके अलावा साधु पापात विभेदी, साधु पाप से डरता है, यानी कि साधु हमेशा क्या सोचता है कि मैं अच्छे कर्म करूं, अच्छा काम करूं जीवन में। तो साधु पाप से डरता है। ईश्वर दुष्टाय रक्षति, यानी कि ईश्वर दुष्ट से रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से जहां पर रक्षा का बोध होगा, जहां पर भय का बोध होगा, वहां पर क्या होगा? पंचमी विभक्ति या अपादान कारक होगा। इसके बाद देखिए तो सेकंड रूल है, यानी कि दूसरा नियम है, जिससे नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है। जिससे नियम पूर्वक हम कुछ पढ़ रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि अहम शिक्षकात संस्कृतम पठामि, मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ। इसमें क्या हो रहा है? ये काम रेगुलर हो रहा है कि मैं हाँ उस काम को कर रहा हूँ, पढ़ने जाता हूँ, उनसे पढ़ता हूँ। इसके अलावा सह उपाध्यायात व्याकरणम पठति, वह गुरु से व्याकरण पढ़ता है, वह गुरु से व्याकरण पढ़ता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जहां पर कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि लगातार होता है। तो और कैसे होता है? नियम पूर्वक। जो पढ़ने का समय है वो क्या होगा? एक निश्चित समय पर वो बच्चा जाएगा स्कूल में, शिक्षक से पढ़ेगा या टीचर से पढ़ेगा और फिर पढ़ करके वापस आ जाएगा। जैसे कि आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, एक टाइम टेबल होता है, कहीं पर भी आप जाते हो उतनी देर आपको पढ़ने को मिलता है, फिर आप उसके बाद घर आ जाते हो वापस। तो इस तरीके से यहाँ पर जब कोई काम नियम पूर्वक होता है तो उसमें भी क्या होता है? पंचमी विभक्ति या अपादान कारक होता है। इसके बाद देखिए अगला नियम है दिशा सूचक शब्द, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब जहां पर दिशा वाले शब्द आएंगे। इसके अलावा प्रकृति और बहि, इन शब्दों में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि ग्रामातः पूर्व उपवनम अस्ति, यानी कि गांव के पूर्व में, पूर्व दिशा में क्या है? बगीचा है या उपवन है या उद्यान है। दूसरा एग्जाम्पल है ग्रामात बहि सरोवर है अस्ति, गांव के बाहर क्या है? सरोवर है या फिर तालाब है। तो गांव के बाहर तालाब स्थित ना। तो ये शब्द जहां पर भी आएंगे वहां पर क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाएं जहां पर आएंगी। प्रकृति से रिलेटेड जहां पर कोई एग्जाम्पल आएगा, या वही इस तरीके से बाहर, इन सब शब्दों से रिलेटेड जहां पर भी आपको शब्द मिलेंगे वहां पर क्या होगा? पंचमी विभक्ति अपादान कारक होगा। याद रखिएगा, पूर्व, पश्चिम, जहां पर भी दिशा की बात होगी वहां तुरंत आपको याद करना है कि पंचमी विभक्ति अपादान कारक होगा। वही शब्द जहां भी आपको दिखेगा आपको तुरंत समझ जाना है कि वहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। इसके बाद हम अगला देखेंगे। अगला नियम है पृथक। पृथक मतलब अलग होना। तो अलग होने के सेंस में तो आपको पता ही है कि पंचमी विभक्ति लगती ही लगती है। इसके अलावा बिना, नाना शब्दों के योग में द्वितीया या तृतीया अथवा पंचमी विभक्ति होती है। तो कैसे आप समझोगे किसमें द्वितीया है, किसमें तृतीया है, किसमें पंचमी है?
बिना में, जैसे माता पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती है। अब देखिए, पुत्रम पृथक जीवितम नाश्नोत, यानी कि अगर माता पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती है, तो अगर पुत्रम आएगा, अगर पुत्रम आता है, ये शब्द केवल पुत्रम आता है, केवल पुत्रम अगर आता है तो क्या हो जाएगा, वहां पर पुत्रम अगर आएगा तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। अगर पुत्रेण आएगा, पुत्रेण, तो क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। और अगर पुत्रात आएगा तो क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो इसमें द्वितीय भी है, तृतीय भी है, पंचमी भी है। जिस तरीके से शब्द प्रयोग होगा उसी तरीके से यहाँ पर ये अलग अलग विभक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको समझना है, अगर पुत्रम आएगा तो द्वितीय, पुत्रेण आएगा तो तृतीय, अगर पुत्रात आएगा तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो माता पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती है, या फिर अगर पंचमी विभक्ति में कहे तो माता पुत्रात पृथक जीवितम नाश्नोत। इसके बाद देखिए अपादान कारक के कुछ और एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। तो क्या हो रही है, गंगा हिमालय से क्या हो रही है, गंगा हिमालय से निकल रही है इस तरीके से। तो हिमालय से क्या हो रही है, अलग होने का बोध हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर देखिए। और वैसे भी जो अपादान कारक का चिन्ह होता है वो क्या होता है, से होता है ना। आपको पता है कि अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, से होता है। यहाँ पर आपने देखा है इसका चिन्ह क्या है, से है, तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए अगला हम देखेंगे, छात्र विद्यालयात गच्छति, छात्र विद्यालय से जा रहा है। तो विद्यालय से जा रहा है यानी कि विद्यालय से अलग होने का बोध है ना। कल फिर बच्चा स्कूल पढ़ने आएगा, लेकिन आज वो क्या हो रहा है, विद्यालय से पढ़ करके वापस जा रहा है। इसके बाद है सह आपणात आगच्छति, वह बाजार से आता है। तो आप देखिए सभी जगह पर आपको से दिख रहा है। छात्र अश्वात पतति, छात्र घोड़े से गिरता है। तो घोड़े से क्या हो रहा, अलग होने का बोध हो रहा है, तो वैसे भी अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति ही होगी। मम हस्तकात पुस्तकम अपतत, मेरे हाथ से पुस्तक गिर गई। तो मेरे हाथ से पुस्तक के अलग होने का बोध भी हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी से और यहाँ पर भी आपको से दिख रहा होगा। फिर देखिए शिशु प्रसादात पतति, शिशु महल से गिरता है, यहाँ पर भी आपको से दिख रहा है। तो मोस्टली जो एग्जाम्पल होते हैं पंचमी विभक्ति या अपादान कारक में, उसमें आपको स्पष्ट रूप से आसानी से आंसर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो है वो है संबंध कारक। संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है, साक्षात संबंध नहीं होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देखिए जो ये एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप पंचमी विभक्ति के सारे एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। शिशु महल से गिरता है, गिरना क्या है, क्रिया है, ठीक है। कैसे गिर रहा है, महल से गिर रहा है। फिर यहाँ पर आप देखिए, फिर यहाँ मेरे हाथ से पुस्तक गिर गई, गिरना भी क्या है, यहाँ पर भी क्रिया ही हुई। क्या गिरी, पुस्तक गिरी। इसके बाद देखिए छात्र घोड़े से गिरता है, कहाँ से गिरता है, घोड़े से गिरता है, गिरना भी क्या हो गई, क्रिया हो गई। इसके बाद देखिए वह बाजार से आता है, कहाँ से आता है, बाजार से आता है, तो आना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो जितने भी एग्जाम्पल आप देखोगे, जो आप देख रहे हो, उसमें क्रिया होती है। क्रिया से साक्षात संबंध होता है जिस शब्द का, उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो यहाँ पर जो संबंध कारक होता है, इसमें हम एक दूसरे का संबंध बताते हैं। तो जहां पर हम संबंध बताते हैं, जहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो उसको हम कारक कैसे मानेंगे। तो इसीलिए कारक हम संबंध कारक को नहीं मानते हैं। लेकिन हमें षष्ठी विभक्ति तो पढ़नी पड़ेगी, विभक्तियां तो 7 होती हैं, आपको ये बात पता है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। स्वामी तथा भृत्य यानी कि स्वामी और नौकर, जन तथा जनक या पुत्र या पिता, कार्य तथा कारक इत्यादि संबंध दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। बहुतों में एक छांटने के अर्थ, जिसे छांटा जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कि क्लास में कोई मॉनिटर बना दिया गया, क्लास में सबसे तेज बच्चा कौन है या पूरे राज्य का राजा कौन है, तो ये कोई एक व्यक्ति विशेष होता है ना। तो ऐसे अगर ऐसे व्यक्ति की बात होगी तो उसमें भी क्या होगा, षष्ठी विभक्ति होगी। अब चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है पुत्रः पितु स्मरति, पुत्र पिता का स्मरण करता है। तो यहाँ पर देखिए पिता का पुत्र से संबंध बताया जा रहा है, तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। फिर देखिए श्री कृष्ण से पुत्र प्रद्युम्न आसीत, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न थे।
तो आप देखिए का, के, की, इस तरीके से ये आपको यहाँ पर चिन्ह भी मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए संबंध किसका है, कृष्ण का किससे है, प्रद्युम्न का। कृष्ण क्या है, प्रद्युम्न के पिता। इसके बाद अयम सेवक नृपस्य अस्ति, यह राजा का सेवक है। यहाँ पर भी आप देखिए का, राजा का संबंध किससे बताया जा रहा है, सेवक से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या केवल संबंध बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए आप कोई काम हो रहा है, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न थे, ये आपको पता चला। यहाँ पर श्री कृष्ण या प्रद्युम्न कोई काम आपको करते हुए इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, नहीं। तो इसीलिए जहां पर कोई काम नहीं दिख रहा हो या फिर केवल संबंध बताया जा रहा हो, तो उसमें क्या होगा, संबंध कारक होगा। जबकि कारक की परिभाषा क्या है, क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो यहाँ पर कहीं भी आपको वो संबंध नहीं दिख रहा है, इसीलिए संबंध कारक को हम संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं। अब देखिए, देवदत्तस्य इदम पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक देवदत्त की है। यहाँ पर क्या बताया, पुस्तक का संबंध देवदत्त से है और इसके अलावा और यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। फिर देखिए, गंगायाः जलम पवित्रम भवति, गंगा का जल पवित्र होता है। तो यहाँ पर भी देखिए गंगा के जल की बात की गई है। यहाँ पर भी देखिए का चिन्ह आया है, की आया है, इसमें देवदत्त, यह पुस्तक देवदत्त की है इस एग्जाम्पल में। इसके बाद अगला है छात्राणाम श्रेयस श्रेष्ठ है, छात्रों में श्रेयस श्रेष्ठ है या श्रेयस फर्स्ट आता है। तो श्रेयस क्या हो गया, एक स्पेशल स्टूडेंट हो गया, एक स्पेशल छात्र हो जाता है। तो जहां पर एक स्पेशल पर्सन की बात होगी क्लास में या राज्य में, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी षष्ठी विभक्ति ही होगी। इसके बाद देखिए, कुलदीप पठनस्य हेतोः वसति, कुलदीप पढ़ाई के कारण रहता है। तो जहां पर कोई कारण बताया जाए उसमें भी क्या होता है, संबंध कारक होता है। तो कुलदीप क्यों रह रहा है, पढ़ाई के कारण रहता है। तो इस तरीके से इसमें भी क्या होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। तो हेतु शब्द जहां पर आएगा या हेतु शब्द जहां पर आएगा उसमें भी क्या होगी, षष्ठी विभक्ति होगी, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगला है अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति। जिस स्थान पर या वस्तु पर कोई कार्य होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में या पर है, याद रखिएगा, में, पर या फिर ऊपर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, सह वने वसति, वह कहाँ रहता है, वन में रहता है। तो स्थान क्या है, रहने का, वन है। तो आप देखिए यहाँ पर स्थान का बोध हो रहा है, तो वो कहाँ रहता है, वन में, और यहाँ पर में आ रहा है, देखिए। इसके बाद देखिए, खगा वृक्षे तिष्ठन्ति, पक्षी वृक्ष पर बैठते हैं। तो यहाँ पर देखिए पर, कहाँ बैठते हैं, पर, यहाँ पर आप देखिए वृक्ष पर बैठते हैं, तो पर यहाँ पर आ गया। तो ये देखिए, ये चिन्ह भी यहाँ पर आ गया। और उनके बैठने का आधार वो कहाँ बैठते हैं, तो स्थान क्या है, वृक्ष है या पेड़ है। तो इस तरीके से जहां पर कोई स्थान का बोध होता है उसमें भी क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। इसके बाद देखिए, विद्यालय छात्रा पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं या विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का स्थान क्या हो गया, विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया। इसके बाद देखिए, मुनि आश्रमे वसति, मुनि आश्रम में रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो में शब्द आया, इससे आप जान जाओगे कि इसमें अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति है। इसके अलावा जो आश्रम है वो क्या है, रहने का स्थान है। तो जहां पर भी आपको स्थान दिखेगा वहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और चिन्ह तो आपको याद ही रखना है, में या पर या ऊपर। फिर देखिए, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए फूलों के खिलने का जगह क्या है, बागीचा एक स्थान है। फिर अहम कर्णपुरे वसामि, मैं कानपुर में रहता हूं। तो रहने का स्थान क्या है, कानपुर है। इसके बाद लास्ट है संबोधन कारक, बहुत ही आसान है। इसको देख करके ही आप, जहां पर भी ये चिन्ह आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा, इसको देख करके ही आप पहचान जाओगे कि इसमें क्या है, अधिकरण कारक है, हे, अरे, वो, इस तरीके से हम संबोधन करते हैं। तो ये जहां पर भी आपको विस्मयादि बोधक इस तरीके से चिन्ह दिखेगा वहां पर आप समझ जाइएगा कि क्या है, संबोधन कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकार कर अपनी ओर आकृष्ट करने को संबोधन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को हम पुकार करके अपनी बात को उन तक पहुंचाते हैं या हम उनको बुला करके संबोधन करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, संबंध या संबोधन कारक हो जाता है। क्या हो जाता है, संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकार कर अपनी ओर आकृष्ट करके हम संबोधन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कि प्रथमा विभक्ति ही होती है। इस संबोधन के चिन्ह के बाद हमें प्रथमा विभक्ति ही मिलती है, इसीलिए हम संबोधन कारक को प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत भी मानते हैं। लेकिन ये जो चिन्ह है इसकी वजह से ही हमने अलग से इसे संबोधन कारक के रूप में परिभाषित किया है।
देखिए, और संबोधनवाचक शब्दों के पूर्व भी हे, अरे आदि चिन्ह लगते हैं, जैसे कि हे ईश्वर देहि में सद्बुद्धिम, हे ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दो, हे मित्र अत्र आगच्छ, हे मित्र इधर आओ। तो इस तरीके से जहां पर भी आपको संबोधन का चिन्ह मिलेगा या फिर आप ये कहें कि विस्मयादि बोधक चिन्ह किसी को पुकारते हुए, चाहे ईश्वर को, मित्र को, इस तरीके से जहां पर भी आपको ये चिन्ह मिलेगा वहां पर आपको समझ जाना है कि संबोधन कारक है। क्या है संबोधन? किसी को आप संबोधित कर रहे हो, बुला रहे हो। तो इस तरीके से आज यहाँ पर संबोधन कारक के बाद आपका पूरा कारक चैप्टर समाप्त हो गया। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सभी कारक पढ़ाए हैं। एक बार फिर से दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जो कारक चैप्टर है इसमें आपको याद रखना है संस्कृत में केवल 6 कारक होते हैं और विभक्तियां 7 होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि हिंदी में क्या होता है 8 कारक होता है। तो आपको हिंदी नहीं, आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में 6 कारक ही रखने हैं, ठीक है। और संबंध कारक को हम कारक नहीं मानते हैं क्योंकि उसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी और आप लोगों के सभी विषयों को हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में नीचे आपको सभी की लिंक मिल जाएगी हर विषय की। और जहां कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट करके हमें बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देखना मत भूलिएगा और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर इसको शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे भाई बहन हमसे जुड़ करके इन वीडियोस का लाभ ले सके। तो अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां पर प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद।